Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan, and this is our chemistry lecture interview preparation session about mass spectrometry. In this session, we discuss about the mass spectrometry, different questions which could be asked in interview about mass spectrometry. Okay, let's start our session. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, और बाकी अगर हमारे सेशन एसएस से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं जी। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज़ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होती है? तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री हमारे पास क्या होती है, एक एनालिटिकल मेथड होता है जो क्या होते हैं, बेस करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक और मालिक्यूलर मास ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़ इन ए सैम्पल। की कोई सैम्पल है उसमें जो एटॉमिक या मालिक्यूल है उसके मास को हम डिटरमाइन करते हैं। ये क्या है, एनालिटिकल मेथड है जी। ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद द इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल स्पीशीज़ विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर सेपरेशन अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशो। के इसमें हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, केमिकल स्पीशीज इंटरेक्ट करती है और चार्ज टू मास रेशो के अकॉर्डिंग वो क्या होती है, उनकी सेपरेशन होती है और बाद में क्या होते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। इसको मास स्पेक्ट्रोमीट्री बोलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है कैसे, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मास स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल क्या होता है? तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री का क्या प्रिंसिपल होता है कि इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जब कोई हम माइन्यूट सा सैंपल लेते हैं और वो सैंपल क्या होते हैं, गैसियस फेज़ में होते हैं और उसको बम्बार्ड करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होता है कि उस सैंपल से जो कि गैसियस स्टेट होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं वो सैंपल। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाते हैं जी, और वो पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उनको क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, और आगे मैग्नेटिक फील्ड होती है जो उनकी चार्ज टू मास टू चार्ज रेशो की बेस पे उनकी क्या करती है, सेपरेशन करती है, और आगे क्या होता है, रिकॉर्ड, वो डिटेक्टर उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जी। ठीक है, कितने आयंस उसमें प्रोड्यूस हुई हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव अबंडेंस और स्टेबिलिटी वगैरह। ओके, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के प्रिंसिपल हम कैसे करते हैं कि इन दिस ए गैसियस sample is taken in gaseous phase which is bombarded with beam of high energetic electrons, so that electrons are knocked out from the gaseous molecules and they are converted into positive ion which are accelerated in the presence of electric field, and when they pass in the from the magnetic field, the separation occur according to the mass to charge ratio। ठीक है, जो कि हम फिर क्या करते हैं और हमारे पास एक ग्राफ की फॉर्म में आ जाता है डेटा। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल होते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए टिपिकल मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, जितने भी मास स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं वो इन कंपोनेंट से बने होते हैं। पहला एक होता है द इनलेट सिस्टम। ठीक है, एक कंपोनेंट ये होता है। ठीक है, दूसरा होता है आयन सोर्स, तीसरा होता है एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, चौथा हमारे पास आयन सेपरेटर। ठीक है, और पांचवा हमारे पास क्या है, डिटेक्टर और रीड आउट सिस्टम जी। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कोई भी स्पेक्ट्रोमीटर उससे क्या होते हैं, बना होते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका क्या पर्पज़ होता है, क्यों हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हैं? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिसकी जो मसलन वोल्ट्स, कितने वोल्ट्स होते हैं, तकरीबन वोल्ट 500 से लेकर 2000 वोल्ट्स तक जिसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसको क्यों यूज़ करते हैं, ताकि ये जो आयंस हमारे पास बने हैं उनको क्या करे, एक्सेलरेट करे। ठीक है, फिर वो क्या होते हैं, जब उनको एक्सेलरेट करते हैं तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। क्या कहेंगे हम कि हमारे पास कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 to 2000 वोल्ट्स इज अप्लाइड बिटवीन दी perforated plates to accelerate the ions। ठीक है, thus ions are strongly attracted towards the negative plate। फिर हमारे पास क्या होते हैं, ये बड़े strongly क्या होते हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और इस वजह से वो क्या होते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या पर्पस होते हैं, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास रेडिकल कैटायंस बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन नॉक आउट होते हैं गैसियस स्टेट से, गैसियस मॉलिक्यूल से, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उनको क्या करती है, एक्सेलरेट करती है और फिर उनको पास करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये जो आयंस मूव कर रहे होते हैं उनको क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। अब कौन से आयन कैसे डिफ्लेक्ट होंगे, जो हैवी
आयंस होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। और इसी तरह जो लाइट आयंस होंगे वो आपके पास क्या होंगे, कम डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। और ऐसे आयंस जो आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े हों या बहुत ज़्यादा स्मॉल्स हों, वो हमारे पास इतने ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होते, तो साइड से वो लग के क्या हो जाते हैं, फिर डिटेक्ट नहीं होते, लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ या सेपरेशन ऑफ आयंस हम क्या कह सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ कर क्यों करते हैं, टू एक्सेलरेट दी आयंस, आयंस की स्पीड को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए। और मैग्नेटिक फील्ड को क्यों यूज़ करते हैं, टू सेपरेट दी आयंस, ठीक है, हैवी अलग हो जाते हैं और लाइट वाले अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आयन प्रोड्यूस इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। क्या अक्सर जनरल है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने टाइप्स के आयन प्रोड्यूस होते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। तो हमारे पास जो आयंस होते हैं, एक होते हैं मालिक्यूलर आयन जी, ठीक है, एक होते हैं फ्रेगमेंट आयन, ठीक है, एक होते हैं प्रोडक्ट आयन, एक हमारे पास क्या होते हैं M+ आयन, M+2 आयन, ठीक है, ये वाले हमारे पास एक आयंस होते हैं। और इसके अलावा जी हमारे पास होते हैं मेटास्टेबल आयंस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के क्या होते हैं आयंस होते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे मैस स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो उस आयन को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हमें बताते हैं अबाउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओरिजिनल मॉलिक्यूल। ओरिजिनल मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट है, इसके बारे में बताते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं, द आयंस विच इज फॉर्म by knocking out of only one electron from the molecule is called molecular ion, and its significance it tells about the molecular weight of the compound या molecule, उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है, कहते हैं व्हाट आर प्रोडक्ट आयंस। प्रोडक्ट आयन क्या होते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली ये भी आपके पास क्या होते हैं, केटायंस होते हैं, जो कैसे बनते हैं कि मालिक्यूलर आयंस के जब क्लीवेज होते हैं, मसलन जो मालिक्यूलर आयन बनता है उसकी जब क्लीवेज होती है, उसकी ब्रेकेज होती है, उससे जो आयंस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनसे एक नेक्स्ट आयन बन जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट आयन, या इसका जो दूसरा नाम है वो आपके उसका क्या नाम है, डॉटर आयन भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट आयन या डॉटर आयन भी बोलते हैं जी। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिए, मालिक्यूलर आयन से डॉटर आयन या फ्रेगमेंट आयन क्यों बनते हैं, चूँकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है, मगर हम 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो मालिक्यूल में आ जाती है, जिसकी वजह से अनस्टेबल होते हैं। तो टू गेन दी स्टेबिलिटी वो आपके पास क्या होता है, फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द बेस आयन। बेस आयन क्या होते हैं जी। बेस आयन हमारे पास वो होते हैं ऐसा आयन जो कि सबसे स्टेबल हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, किसी मैस स्पेक्ट्रो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस आयन बोलते हैं जी, ठीक है। द बेस आयन हैज़ द ग्रेटेस्ट एबंडेंस इन मैस स्पेक्ट्रम। मैस स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा एबंडेंस किसकी होती है, बेस आयन की। क्यों ज़्यादा एबंडेंस होती है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। ऑल अदर आयन्स आर रिपोर्टेड एज ए परसेंटेज ऑफ द बेस आयन। बाकी सबको क्या करते हैं, बेस आयन के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं, और बेस आयन की जो परसेंटेज है या एबंडेंस है उसको हम 100% क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और बेस आयन के जो वो पीक है उसको हम बेस पीक बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ M+1 एंड M+2 फ्रेगमेंट्स। M+1 और M+2 फ्रेगमेंट्स की क्या सिग्निफिकेंस है। ये M+1 आयन और M+2 फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये आइसोटॉपिक पीक होती हैं। M+1 का मतलब है कि जैसे हाइड्रोजन के मास 1 होते हैं और ड्यूटेरियम के क्या होते हैं 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो ड्यूटेरियम के लिए जो पीक आएगी वो M+1 आएगी, ठीक है। इसी तरह M+2 आयन भी आपके पास क्या होती है, ये आइसोटॉपिक पीक होती है, जो आइसोटॉप्स के बारे में आप बताती है। तो क्या आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फ़र है जिसका मास है 32, ठीक है, और इसके एक और आइसोटोप, या ऑक्सीजन जो कॉमन है उसका ले लें, ऑक्सीजन है उसका मास होती है 16, और इसी में एक ये मालिक्यूलर आयन की पीक है 16 पे, मगर एक और पीक आती है जो 2 यूनिट मास उसका ज़्यादा होता है, मसलन वो 18 पे आ रही होती है। अब जो 18 पीक है ये बेसिकली उसके जो 18 वाला आइसोटोप है ऑक्सीजन का उसको इंडिकेट कर रही है, तो इसको M+2 पीक बोलेंगे, ठीक है, M+2 फ्रेगमेंट बोलेंगे। ये भी बेसिकली क्या है, आइसोटोपिक पीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, ऊपर चले गए, क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं व्हाट फ्रेगमेंट इज एसोसिएटेड विद M-15 और M-29 एंड M-43। अच्छा, ये ऐसे है ना कि ये हमारे पास
एंड जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन ऊपर चले गए, क्वेश्चन 11 कि व्हाट फ्रेगमेंट इज एसोसिएटेड विद M-15, M-29 और M-43 पीक। ठीक है, ये तीन हमें पीक दिए, कहते हैं इनसे रिलेटेड कौन सा फ्रेगमेंट आयन होता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। यहाँ इसमें इसको आप ऐसे समझे, यहाँ M जो है, M आपको बता रहे मालिक्यूलर आयन की पीक ना। ठीक है, M-15 का मतलब है 15 किसका मैस होता है, देखें 15 आपके पास मिथाइल ग्रुप का मैस होता है ना। मसलन कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 3 15 हो गया, तो इसका मतलब M में से मालिक्यूलर आयन जो बना है उसमें से मिथाइल ग्रुप अगर ब्रेक हो जाए तो नेक्स्ट जो पीक आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, M-15। इसका मतलब एक मिथाइल ग्रुप क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ठीक है, मिथाइल ग्रुप के बारे में बताते हैं। ओके, M-29 किसके बारे में बताएगा, तो बच्चों देखो M-29 किसके बारे में बताएगा, CH3 और CH2, ये इसकी फ्रेगमेंट्स के बारे में बताएगा जी। कार्बन 2 हैं, 12 दूने 24, और हाइड्रोजन कितने 5 हो गए, 24 और 5 29 हो गए। ठीक है, M-29 किसके बारे में बता रहे हैं, इथाइल ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि ये फ्रेगमेंट बना हुआ है। और इसी तरह क्या लगाएंगे जी, तीसरा क्या है 43 ना, 43 में हम क्या करेंगे कि ये एक कार्बन CH3, CH2 और CH3। ठीक है, कि 3 के 12 3 36 और 3 और 3 यहाँ 2 है जी, सॉरी। ठीक है, 36 और 12 दिए 36, और उसके बाद 3 और 2 5 और 2 7, 36 और 7 हमारे पास क्या है 43। तो M-43 किसके बारे में बता रही है, प्रोपाइल फ्रेगमेंट के बारे में बता रही है। ठीक है, ये तीन पिक्स हमें M-15 अबाउट मिथाइल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, इस फ्रेगमेंट के बारे में बताती है M-29 इथाइल ग्रुप के, और हम M-49 बताती है किसके जी, प्रोपाइल के। इसका मतलब है कि आपके पास लॉन्ग मालिक्यूल अगर M-15 है तो इसका मतलब उससे इथाइल ग्रुप क्या हुए, ब्रेक हो गए जी। ठीक है, और M-29 है, इसका मतलब उसमें इथाइल ग्रुप ब्रेक हो गए। और M-49 है, मतलब मालिक्यूलर में से मालिक्यूलर आयन पीक से 49 मैस कम पे कोई पीक आ रही है, इसका मतलब उससे प्रोपाइल ग्रुप क्या हुआ, ब्रेक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी, कि कहते हैं व्हाट इज अल्फा क्लीवेज एंड विच फंक्शन ग्रुप अंडरगो अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज क्या होता है, कौन कौन से फंक्शन ग्रुप में अल्फा क्लीवेज होती है। पहले तो हम अल्फा पोजीशन को समझेंगे ना, अल्फा ग्रुप या अल्फा पोजीशन क्या है। क्या आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो क्लीवेज, जो ब्रेकेज होती है जी, कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए रेडिकल कैटायन एट द बॉन्ड बिटवीन ए कार्बन एंड ए कार्बन बियरिंग हेटेरोएटम। एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान जो कि हेटेरोएटम जिसके ऊपर लगा हो, या आप ऐसे कर सकते हो कि जो आपके पास क्या हो, बिटवीन ए कार्बन एंड ए फंक्शन ग्रुप, ये कार्बन है ये फंक्शन ग्रुप, यहाँ पे जो क्लीवेज होगी इस क्लीवेज को क्या बोलेंगे, अल्फा क्लीवेज बोलेंगे जी। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब किस किस फंक्शन ग्रुप में अल्फा क्लीवेज होती है जी, अब हमारे पास क्या है, ईथर है जी। ईथर में आपके पास क्या होती है, अल्फा क्लीवेज होती है। और कहाँ पे होती है जी, ओके, और इसके अलावा हमारे पास होती है जी, इसके अलावा अल्कोहल्स में होती है, एसिड डेरिवेटिव्स में, कीटोन में, और इसी तरह अल्डिहाइड, नाइट्राइल, ये सब, इन सब में हमारे पास क्या होती है, अल्फा क्लीवेज होती है जी। ठीक है, अब अगर एक एग्ज़ाम्पल हम करें इसकी तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। मसलन हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये है एक, यहाँ पे हाइड्रोजन हम लगा लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो लगा लेते हैं, ये कोई फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, कौन सा, अल्डिहाइड। अगर यहाँ से क्लीवेज हो जाए, ये बच्चों यहाँ से, ये फंक्शन ग्रुप है और ये कार्बन है ना, ये अल्फा पोजीशन है, इन दोनों के दरमियान क्लीवेज हो जाए तो हमारे पास कौन से आयन बनेंगे, एक हमारे पास ये वाला बन गया, ठीक है, और दूसरा कौन सा बनेगा बच्चों, हमारे पास ये हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड ओ बन गई, ये आपके पास दो फ्रेगमेंट बन गई। इस तरह की जो क्लीवेज होती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा क्लीवेज बोलते हैं, कि बिटवीन कार्बन एटम और फंक्शन ग्रुप के दरमियान क्या होती है, क्लीवेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई डज एन अल्कोहल यूजुअली एग्जिबिट M-18 फ्रेगमेंट। M-18 फ्रेगमेंट अल्कोहल देती है, इसकी वजह क्या है। तो याद रखें, पहले तो आपको पता होना चाहिए 18 मैस किसका है। तो वाटर का अगर आप मैस निकालें ना तो इसका मैस कितना होता है बच्चों, 18 होते हैं। अब 18 क्या होते हैं, इसका मतलब है कि जो अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल है, ROH, ठीक है, ROH, ये कोई भी अल्कोहल है, जब इसकी क्या होती है, ये अल्कोहल्स की क्या है, M-18 जो है ये इसकी क्या है, करेक्टरिस्टिक है,
मसलन इसकी जब अल्कोहल का आप मसलन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री करेंगे तो इसमें करेक्टरिस्टिक पीक आएगी M-18 की, जो हमें इंडिकेट करेगी कि ये मालिक्यूल अल्कोहल हो सकते हैं। अब ये किस वजह से होती है कि ऐसे मालिक्यूल जिनके अंदर वाटर मालिक्यूल लॉस हो जाते हैं, कि ऐसे मालिक्यूल जो लूज़ कर देते हैं वाटर मालिक्यूल का। अब जब वाटर मालिक्यूल किसी मालिक्यूल से निकलता है या लॉस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब ऐसे मालिक्यूल जिनमें डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिनमें से वाटर मालिक्यूल निकल सकते हैं, वो क्या देंगे? M-18 पीक देंगे। और अल्कोहल जो है, इट इज़ वन ऑफ द मालिक्यूल विच कैन अंडरगो डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ये वाटर को इंडिकेट करती है। क्लियर हो गया? उसके बाद है हाउ डज मालिकुलर आयन डिफरेंट फ्रॉम फ्रेगमेंट आयन, कि मालिकुलर आयन जो होते हैं ये फ्रेगमेंट आयन से डिफरेंट होते हैं। ये ऐसे क्यों जी? अब मालिकुलर आयन जो है हमें बता रहा है कि नेम इंडिकेट कर रहा है ये मालिक्यूल की पीक होगी। कोई मालिक्यूल है, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नॉकआउट होगा, उससे जो पीक आएगी तो उसको मालिकुलर आयन पीक बोलेंगे, या उस आयन को मालिकुलर आयन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा याद रखें एक और चीज़, अगर हमारी प्रायोरिटी हो कि हमने जस्ट मालिकुलर आयन पीक फाइंड करी या मालिकुलर आयन बनाना है, तो हम जो इलेक्ट्रॉन जो जिसकी बम्बार्डमेंट होती है उसकी एनर्जी को कम कर देते हैं। वो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करते हो, आपके पास मालिकुलर आयन बनते हैं। और वो मालिकुलर आयन जो है वो स्टेबलाइज काफ़ी हद तक स्टेबल होते हैं, और वो आपके पास क्या होते हैं? डिटेक्ट होते हैं। मगर जब हमने ऐसा नहीं करते, जब हम नॉर्मली जो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो उस एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? उसकी बम्बार्डमेंट करते हैं मालिक्यूल के ऊपर। तो पहले तो मालिकुलर आयन बनता है, मगर वो मालिकुलर आयन चूंकि स्टेबल नहीं होता, वो कुछ देर के बाद क्या होता है? ब्रेक होते हैं, फ्रेगमेंट्स आयन बना देते हैं। ठीक है, तो मालिकुलर आयन क्या होते हैं? दोज आयन which is formed by knocking out of just one electron from a molecule is called molecular ion। और fragment ion क्या होते हैं? कि those ion which is formed from molecular ion। ठीक है, ड्यू टू ब्रेकेज या क्लीवेज ऑफ मालिकुलर आयन इज कॉल्ड फ्रेगमेंट आयन। ठीक है, अब क्यों बनता है उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मालिकुलर आयन क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, कहते हैं कुड दी नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, के नेगेटिव आयंस मैस स्पेक्ट्रोमीटर में प्रोड्यूस होते हैं क्या? तो याद रखें, हम क्या करते हैं? हम बम्बार्डमेंट करते हैं किसी सैंपल के ऊपर, किसकी? इलेक्ट्रॉन की, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके अंदर नेगेटिव आयंस भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मगर उनकी जो नंबर है, जो उनकी अमाउंट है, वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है पॉजिटिव आयन के मुकाबले में से, इसलिए डिटेक्ट वगैरह वाला चक्कर नहीं होते। ठीक है, आयंस प्रोड्यूस होते हैं, नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं विच टाइप ऑफ सैंपल कैन बी एनालाइज इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जब आप एनालिसिस करते हो, आपको किस टाइप का सैंपल आपको रिक्वायर्ड होता है। तो याद रखें कि जब हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर करते हैं तो हमें जो सैंपल रिक्वायर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है? गैसियस स्टेट में हम लेते हैं जी। ठीक है, अगर वो गैसियस स्टेट में है तो वैलेंट, गैसियस स्टेट में नहीं है तो पहले उसको क्या करते हैं? वेपोराइज करते हैं, गैसियस स्टेट में लेके जाते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं जी। ओके, कहते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ मतलब जनरल एक क्वेश्चन कर ले कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ी आपने, इसके क्या यूजेस है? तो पहला यूजेस है, इसके बाद हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट है, मालिकुलर मैस को फाइंड आउट करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ आइसोटॉप्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, उनकी परसेंटेज एबंडेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को रन करते हैं। कोई मालिक्यूल है, ठीक है, उसका मालिक्यूलर मैस क्या है, इसको फाइंड आउट, या एटम है उसका एटॉमिक मैस क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली दूसरी बात मैंने क्या बताई? नंबर ऑफ आइसोटोप, कोई मालिक्यूल है, एटम है, कुछ भी, कितने उसके आइसोटोप्स होते हैं और उनकी अबंडेंस क्या है। ये तीन काम हम क्या करते हैं? मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से मेजर करते हैं जी। ओके, व्हाट इज आयन करंट, कहते हैं आयन करंट क्या होते हैं जी। अब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में जब आयंस, आपके पास आयंस की सेपरेशन होती है और वो डिटेक्टर पे जाते हैं, चूँकि ये आयंस होते हैं और वो क्या करते हैं? डिटेक्टर के साथ क्या करते हैं? जब मसलन उसके साथ हिट करते हैं तो वहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस होते हैं। किसकी वजह से? उन आयंस की वजह से। उस आयंस को क्या बोलते हैं? आयन, उस करंट को क्या बोलते हैं? आयन करंट बोलते हैं। ठीक है, द करंट जनरेटेड ड्यू टू आयंस इन द मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज कॉल्ड आयन करंट। के वो करंट जो जनरेट होते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, किस वजह से? आयंस की वजह से। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? आयन करंट बोलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं राइट द एप्लीकेशन ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की क्या क्या एप्लीकेशन है? तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की। पहली एप्लीकेशन है कि ये हमें डिटरमाइन करती है किसको? मालिकुलर मैस को।
दूसरी बात डिटरमाइन करती है किसको, मालिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करती है, वो फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं ना उनको हम जोड़ के बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइन दी मालिक्यूलर स्ट्रक्चर, उन स्ट्रक्चर फ्रेगमेंट्स को हम देखते हैं मिथाइल की स्ट्रक्चर आ रही है, इथाइल की आ रही है, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है। ठीक है, इसी तरह डिटरमाइन दी मैसेज ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप का क्या मैस है उसको डिटरमाइन करती है। स्टडीज़ इन्वॉल्विंग रिएक्शन मैकेनिज्म, इसकी मदद से हम रिएक्शन मैकेनिज्म को किसी हद तक हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसी तरह डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस ट्रांस आइसोमर्स, सिस और ट्रांस आइसोमर्स में क्या करती है, फ़र्क वाज़े करती है। स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स, ठीक है, करेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स, उनकी करेक्टराइजेशन, एमाइनो एसिड सीक्वेंस एनालिसिस इन पेप्टाइड, पेप्टाइड में किस सीक्वेंस से एमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ अगर किसी मालिक्यूल में मौजूद है या नहीं, ड्रग मेटाबॉलिज्म, क्लिनिकल एंड फॉरेंसिक स्टडी। ठीक है, इसकी एक डिसएडवांटेज है, आपने याद रखनी कि ये एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। ठीक है, सैम्पल इसमें जो यूज़ करें वो रिकवर नहीं होता है, सैम्पल इसमें ख़राब हो जाते हैं जी, आप उसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहते हैं व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर ओवर यूवी विजिबल आईआर एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोमीट्री, कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के एडवांटेज क्या हैं यूवी से ज़्यादा, आईआर और एनएमआर से ज़्यादा, उसकी उनसे ऊपर इसको क्यों रखा जाता है, क्यों इसको प्रेफर किया जाता है। तो याद रखें कि हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, सम एडवांटेज ओवर यूवी विजिबल आईआर एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। कौन कौन से एडवांटेज है, पहली बात है कि हमारे पास क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज नीडेड, सैंपल की क्वांटिटी बहुत कम चाहिए होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये हमारे पास स्पेसिफिक है और इंतहाई सेंसिटिव टेक्निक है, बहुत कम जो मैस में का डिफरेंस होता है उसको भी ये बताती है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मालिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एग्जैक्ट मालिक्यूलर फार्मूला, एग्जैक्ट मालिक्यूलर मैस और इसी तरह एग्जैक्ट मालिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हमें इस टेक्निक से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह आयोनाइजेशन पोटेंशियल और बॉन्ड स्ट्रेंथ की भी अंदाज़ा किसी हद तक लगा सकते हैं जी। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैन बी कैरीड आउट, दोनों इसमें कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज ऑफ आइसोटोप्स कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, विद प्रिसाइज एंड देयर रिलेटिव एबंडेंस कैन बी डिटरमाइंड, वेरी प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेसी से हम क्या करते हैं, इसका रिलेटिव एबंडेंस और इसके मैसेज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ मालिक्यूल कैन बी ऑब्टेन, कैसे फ्रेगमेंटेशन होती है, क्या उनका पैटर्न होगा, उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। स्टडी ऑफ फास्ट रिएक्शन कैन बी डन, जो अब ज़ाहिर काइनेटिक्स आपके पास मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बताती है ना, तो इसमें फास्ट रिएक्शन के बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रम ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए कम्प्लेक्स मिक्सचर कैन बी डिटरमाइंड बाय कपलिंग एंड अप्रोप्रिएट जीएलसी कॉलम। ठीक है, और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कॉलम टू मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूँ कि हमारे पास आपने पढ़ा होगा ना जीसीएमएस की गैस क्रोमेटोग्राफी और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, कि इसको डिफरेंट टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं, कि वहाँ पे सेपरेशन हो, यहाँ पे क्या हो, डिटेक्शन हो जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहते हैं व्हाट इज नाइट्रोजन रूल, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। नाइट्रोजन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसका ध्यान रखना है। तो बड़ा ही सिंपल है जी, नाइट्रोजन रूल कहता है कि अगर कोई मालिक्यूल है उसमें ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, तो उसका जो मैस होगा, मालिक्यूलर वेट होगा, वो भी ऑड होगा। और अगर कोई मालिक्यूल है उसके अंदर ज़ीरो, कोई नाइट्रोजन एटम नहीं, या अगर हैं भी तो इवन नंबर में नाइट्रोजन एटम, तो उसका जो मैस है या मालिक्यूलर वेट है बच्चों, वो भी हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। इसको हम नाइट्रोजन रूल कहते हैं। क्या कहेंगे कि इफ़ ए मालिक्यूल कंटेन एन ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, it will have an odd odd molecular weight, ठीक है, and if it contains zero or even number of nitrogen atom, तो हमारे पास क्या होगा, it will have an even molecular weight। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, कहते हैं व्हाट इज मेटास्टेबल आयन, मेटास्टेबल आयंस क्या होते हैं। तो आसान डेफिनेशन अगर इसको करें, इसकी मैं करूं, तो मालिक्यूलर आयन जो होते हैं, अगर उसकी फ्रेगमेंटेशन हो तो उससे क्या बनते हैं, फ्रेगमेंट आयन बनते हैं। अगर फ्रेगमेंट आयंस की ड्यूरिंग फ्लाइट हमारे पास फ्रेगमेंटेशन हो बच्चों, ठीक है, अगर उसकी ब्रेकिंग हो फ्रेगमेंटेशन, तो उससे हमारे पास क्या होते हैं, मेटास्टेबल आयंस बनते हैं जी। हम कह सकते हैं कि when molecular ions are formed, they are
Due to cleavage, they form fragment ion, and during flight, the fragment ions are further undergo cleavage and form metastable ions. ठीक है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी. कहते हैं व्हाट इज मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट. मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होती है? ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट किस्म की रीअरेंजमेंट है मास स्पेक्ट्रोमेट्री. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होती है? ये एक बंदा था, एक साइंटिस्ट था, F.W. मैक्लिफर्टी, जो जिसने इसको डिस्क्राइब किया, तो उसी के नाम पे इसको रखा गया. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, कॉमनली हमारे पास एक गैमा हाइड्रोजन होता है, उसका क्या होता है, ट्रांसफ़र होते हैं किसकी तरफ? टू एन अनसेचुरेटेड सिस्टम. जैसे कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी तरफ ट्रांसफर होते हैं, एकम्पनीड बाय द बीटा क्लीवेज. और हमारे पास क्या होती है? बीटा क्लीवेज थ्रू ए लो एनर्जी 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है. रिजल्ट इन द रेडिकल कैटाइन बनते हैं इसके रिजल्ट में, और न्यूट्रल ओलिफेंस बनते हैं. ठीक है. हम क्या कह सकते हैं कि the McLafferty arrangement commonly involves the transfer of a gamma hydrogen to an unsaturated system such as carbonyl group accompanied by the beta cleavage. और इसके साथ ही बीटा क्लेवेज होती है through a low energy 6 member cyclic transition state. The rearrangement usually result in the. अब इस मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट के नतीजे में क्या बनता है? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल कैटाइंस एंड ए न्यूट्रल ओलिफेंस. ओलिफेंस का मतलब डबल बॉन्डेड अल्कीन्स बनती है. ठीक है. क्या मतलब, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ बनाने की, होगा तो मुश्किल, मगर मैं चलें मैं कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर सकूँ कि हमारे पास एक मालिक्यूल है जी, R है, ये अल्काइल ग्रुप है, कुछ भी हो सकते हैं ना, CH. यहाँ पे एक हाइड्रोजन में गैमा हाइड्रोजन इसको बनाऊँगा, इसको मैं बाहर करके लिख रहा हूँ. यहाँ पे क्या है? CH2. ठीक है. यहाँ पे भी CH2, मैं सिर्फ कोना बनाता हूँ आपको जस्ट इंडिकेट करने के लिए. यहाँ पे कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कुछ भी X कुछ भी लगा दो. ठीक है. अब जब इसका मालिक्यूलर आयन बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? आ जाएगा पॉजिटिव आयन आ जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा. अब होता क्या है बच्चों कि हमारे पास ये जो बॉन्ड है, ये आपके पास क्या होता है? गैमा हाइड्रोजन हमने क्या कहा था? डिस्प्लेस किया था ना, तो ये इधर आ जाते इसके पास. ठीक है. और यहाँ पे आपके पास चूंकि ये होमोलेटिक क्लीवेज होते हैं, और ये इस तरफ क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है. मसलन होमोलेटिक क्लीवेज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके चले जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ ब्रेक होते हैं. और इसी तरह यहाँ पे मैंने क्या कहा था? बीटा क्लीवेज होती है. अगर अल्फा होती मैं यहाँ से तोड़ता, अल्फा नहीं है बीटा है, तो यहाँ से बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करने. यहाँ पे भी होमोलेटिक फिशन होगी, एक इसकी तरफ और एक इसकी तरफ. अब ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, मैं इसको येलो से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये आपके पास ओलिफेंस बना देगा. ओलिफेंस का मतलब मैं यहाँ पे इसको ड्रा करता हूँ कि ये R बन जाएगा, ये कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन, और इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, तो ये आपके पास डबल बॉन्ड, ये अल्कीन बन गया. साथ साथ क्या बनेगा जी? साथ अगर मैं पोर्शन यहाँ पे इसी को मिटा के बनाऊँ, इस पोर्शन को मिटा दो, तो बाकी जो पोर्शन है वो यहाँ पे बन जाएगा. जस्ट ए मिनट. ओके 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 ओके. अब यहाँ पे बाकी क्या बनेगा? हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ जाएगा जी. ठीक है. और यहाँ पे आपके पास क्या होगा? चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये डॉट इसकी तरफ गया और ये एक डॉट इसकी तरफ आया, तो आपके पास क्या बनेगा? हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन था, ये कोई भी हेटेरो एटम, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपके पास क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा. ये आपके पास क्या होती है? ये आपके पास क्या होती है? हमारे पास ये मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट होती है. होप सो आपको समझ आ गई होगी. नहीं तो कम से कम डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए इसमें क्या क्या बनते हैं. इसमें बच्चों ये आपके पास क्या बन गया? कैटाइन बन गया, रेडिकल कैटाइन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. और इसी तरह ये आपके पास क्या बन गई? ओलिफेंस बन गई, कोई एल्कीन्स बन गई. मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट. नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ पीक इन मास स्पेक्ट्रोमीटर. अरेंज करें टाइप्स ऑफ पीक. कितनी पीक्स होती हैं जी? मालिक्यूलर आयंस पीक होती है जी. ठीक है. M+1 पीक होती है, M+2 पीक होती है, M-15 पीक होती है, M-29 पीक होती है, M- हमने एक और भी पढ़ी थी 43 पीक होती है. ठीक है. इसी तरह M-18 पीक के बारे में भी हमने डिस्कस किया. बेस पीक भी हमने पढ़ी. ठीक है. ये सारी हमारे पास क्या होती हैं? पीक. आइसोटॉपिक पीक होती हैं जी. अगर जनरल बात करें, बेस पीक होती है, आइसोटॉपिक पीक, मालिक्यूलर आयन पीक. जनरल अगर बात करें, फिर अगर आइसोटॉपिक को आप छेड़ें तो फिर वो बहुत ज़्यादा बनती है. इसी तरह फ्रेगमेंट आयन पीक्स बहुत ज़्यादा होती हैं. ठीक है. जो फ्रेगमेंटेशन से बनती हैं. मेटास्टेबल आयन पीक होती है जी. ठीक है. मेटास्टेबल आयन पीक. ओके.
नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, कैन वी यूज़ द नेम मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्टेड ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। कहते हैं हम मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। हमने मैस स्पेक्ट्रोमीट्री शुरू में हमने अभी तक बात की ना, तो कहते हैं हम स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री है ये, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री है। यहाँ पे मैं उसका लिखना चाहता था, ये वाला आ गया। तो क्या ख्याल है जी, तो हम इसको इसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। वजह क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाकी सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, इसमें आप लोग क्यों स्पेक्ट्रोमीट्री बोलते, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री नहीं बोलते। इसका रीज़न क्या है कि इसके लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अरेंज नहीं होती, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज द टर्म यूज ओनली when some electromagnetic radiation interact with matter। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एनएमआर का होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसी तरह और कौन सा है, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मगर इसके लिए आप ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। वजह क्या है, हेयर यहाँ पे हमारे पास कोई रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो नहीं नहीं यूज़ होती, बल्कि क्या होते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम यूज़ करते हैं। इसलिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्ड यूज़ नहीं करते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं डिफाइन मैस स्पेक्ट्रम। मैस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं जी, मैस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। इन मैस स्पेक्ट्रम द रिजल्ट आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कंटेनिंग पीक। उसमें रिजल्ट रिकॉर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, जिसमें क्या होती है, पीक्स मौजूद होती हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ आइंस आर प्रेजेंट अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ पे आइंस मौजूद होंगे जी, ठीक है, और जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और मैस टू चार्ज वैल्यू ऑफ आइंस आर प्रेजेंट अलोंग एक्सिस, जिसको एफसीसा बोलते हैं। यहाँ पे मैस टू चार्ज वैल्यू, यहाँ पे आपके पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइंस। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ग्राफ होते हैं इसको मैस स्पेक्ट्रम बोलते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहते कहते हैं व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ टू स्ट्रॉन्ग पीक इन द मैस स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमीन वाइल फॉर आयोडीन ओनली वन पीक एक 126। कि जब ब्रोमीन का आप मैस स्पेक्ट्रोमीटर लेते हो, मैस स्पेक्ट्रम लेते हो, तो दो स्ट्रॉन्ग पीक आपको नजर आती हैं, ठीक है, मगर जब आयोडीन की बात करते हो तो सिर्फ एक पीक होती है 127 पे। इसका क्या रीज़न है जी, तो इसका ये रीज़न है कि ब्रोमीन्स के हमारे पास टू पीक्स होती हैं। किस वजह से, कि ब्रोमीन्स के दो आइसोटोप्स होते हैं विद आलमोस्ट इक्वल रिलेटिव अबंडेंस, और वो स्ट्रांग, दोनों स्ट्रांग होती हैं क्योंकि दोनों की अबंडेंस क्या होती है, तकरीबन बराबर होती है, ठीक है। अब आयोडीन के आपके पास एक ही पीक होती है 127 के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आयोडीन का एक ही आइसोटोप्स होगा, ठीक है, जिसकी अबंडेंस, फिर अगर एक आइसोटोप है तो आपके पास क्या होगी, रिलेटिव अबंडेंस उसकी क्या होगी, 100% होगी। सिंपल, जितनी आपके पास पीक होंगी इतनी आइसोटोप्स होंगे जी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमीटर इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो इलेक्ट्रोमीटर होते हैं बच्चों, उसका क्या फंक्शन होता है। इलेक्ट्रोमीटर को बच्चों हम आयन कलेक्टर भी बोलते हैं। ये डिटेक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं किसमें, मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो आयन सेपरेटेड होते हैं वो जाके क्या करते हैं, इसके साथ जब हिट करते हैं, एक स्मॉल माइन्यूट सा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम आयन करंट भी बोलते हैं जी, ठीक है। अब उसकी जो स्ट्रेंथ है आयन के, जितने आयन ज़्यादा होंगे उस आयन की करंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वो हमें क्या बताएगी, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयंस के बारे में बताएगी जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। ओह शिट, फिर ऊपर चला गया। क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं हाउ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय मैस स्पेक्ट्रोमीटर। कि हाउ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप को कैसे अलग कर सकते हैं। अब आइसोटोप्स हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं मगर एटॉमिक मास डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब जो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीट्री है, इसमें मास टू चार्ज वैल्यू हम क्या करते हैं, आयंस की हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। इसका मतलब है आइसोटोप, उनका मास तो डिफरेंट होते हैं, तो वो डिफरेंट आयंस बनाएंगे, डिफरेंट आयंस बनाएंगे तो आपके पास क्या होते हैं, सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से और अलग से डिटेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेम 6 मेथड यूज टू डिटरमाइन एटॉमिक मैसेज अदर देन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर तो आपने पढ़ लिया कि इसमें हम मैस को डिटरमाइन करते हैं, एटॉमिक मैस को। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास 6 मेथड और बताएं जिससे एटॉमिक मैस को हम मेजर कर सकें, तो याद रखने आपने तो हमारे पास और जो हमारे पास मेथड होते हैं, पहले है गैसियस डिफ्यूजन मेथड,
दूसरा हमारे पास है बच्चों थर्मल डिफ्यूजन मेथड, तीसरा है डिस्टिलेशन मेथड, चौथा है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, पांचवा है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और छठा है हमारे पास क्या है लेज़र सेपरेशन। सो ये हमारे पास 6 मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं मेस को डिटरमाइन कर सकते हैं जी। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड सी, दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेक्ट्रोमीट्री, मेस स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कवर करने की, कुछ और भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इस लिहाज से जो बाकी चीज़ें उनकी भी प्रिपरेशन करें। अगर आपने हमारे बाकी सेशन नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके आप बाकी सेशंस को भी देख सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के हमारे और भी सेशन बने हुए हैं। तो विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो अगर आपने मसलन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा नेक्स्ट सेशन भी आएगा। थैंक यू।